नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो 688 में। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में हम जो चर्चा कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश की जनजातियों के विषय में हमारे वीडियो चल रहे हैं। अगर आपने हमारे पुराने 3-4 वीडियो नहीं देखे हैं, तो एक बार ज़रूर देखिए। उससे होगा कि मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में जो भी जनजाति के क्वेश्चन आएँगे, उनसे तो आपके डेफ़िनेटली क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही पाएँगे। साथ ही साथ हमारे जो और वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब में, उन वीडियो को भी देखिए क्योंकि वो फुल टू अप टू डेटेड है, उनमें किसी तरीके की कोई संशोधन की ज़रूरत नहीं है। अगर होती, तो हम वीडियो के माध्यम से अब तक पहुँचा देते। तो वो भी अभी अप टू डेटेड है, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो एक बार उन वीडियो को देखिए, उन वीडियो से भी आपकी मदद होगी। तो आज चलते हैं भारिया जनजाति में चर्चा होगी कि भारिया जनजाति से क्या क्वेश्चन बनते हैं। भारिया जनजाति, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश का पीएससी जो प्री है उसमें तो सिलेबस है ही है जनजातियों का, और जो मेंस है उसमें भी सिलेबस है जनजातियों का। तो अगर प्री में क्वेश्चन बनेगा तो आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। अगर नहीं वहाँ आ रहा है और आप मेंस लिख रहे हैं, तो मेंस में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर 5 नंबर का बनेगा। 5 का नहीं आएगा तो फिर 11 नंबर का आएगा। और मध्य प्रदेश की जो 3 पिछड़ी जनजाति है, बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। अगर आपके पास समय कम है, तो मध्य प्रदेश मैं ये कहूँगा कि जब आप एग्जामिनेशन देने जाएँ, तो उन जाने से पहले ये 3 जनजाति जो मध्य प्रदेश की पिछड़ी हैं, इनको ज़रूर पढ़ें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो देखते हैं भारिया जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ से आई, किस तरीके से इनका विकास हुआ मध्य प्रदेश में और क्या इनकी विशेषताएँ हैं। तो जो अपने आप भारिया जनजाति है, जो अपने आप को द्रविड़ समुदाय से मानती है कि हम जो है वो द्रविडियन है, यानी ये भारत के दक्षिण क्षेत्र से आए हैं, द्रविडियन है। और इनके आने का कारण ये है कि जो भारत में पहले मराठा साम्राज्य होते थे, तो मराठा मराठा जो साम्राज्य थे वो गोरिल्ला वार करते थे। गोरिल्ला वार ये कि जंगल में छुपकर, यानी छुपकर किया गया वार गोरिल्ला वार कहलाता है। तो गोरिल्ला वार मराठा लोग करते थे, मराठा शासक करते थे। तो उन्होंने जंगलों में तो कोई ट्रक नहीं जाएगा या किसी तरीके की और दूसरी चीजें नहीं जाएगी, तो सैनिकों का भार ढोने के लिए एक जनजाति को अपने साथ रखा, जिस जनजाति को उन्होंने नाम दिया भारिया जनजाति। तब से इनका नाम जो हो गया भारिया होगा। तो ये मराठा से भी आपको ध्यान रखना है कि मराठा की हिस्ट्री कहती है कि मराठा जो है वो कहाँ अपने आप को क्या भार ढोने के लिए इनके साथ में लाए गए समुदाय को भारिया जनजाति कहते थे। दूसरा हमारा पौराणिक साक्ष्य मिलता है महाभारत से। महाभारत में एक कथा आती है, उसमें जो अर्जुन पात्र है, वो अर्जुन के पास महाभारत में लड़ते समय सेना कम पड़ जाती है। तो एक घास का नाम होता है जिसका नाम है भर्रू। तो अर्जुन ने मंत्रोच्चारण से भर्रू घास को जो है आदमियों में या सैनिकों में बढ़ा दिया या डेवलप कर दिया, उनको क्या बना दिया, मनुष्य बना दिया, घास को मनुष्य बना दिया। तो जो भर्रू से उत्पत्ति जिन लोगों की हुई, वो अपने आप को भारिया कहने लगे। तो दो तरीके से आपको ध्यान रखना है, एक मराठा के तरीके से ध्यान रखना है और एक पौराणिक जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं या पौराणिक जो कहानियां हैं, उनमें आपको ये बात आती है कि अर्जुन ने इनकी जो है जातियों के रूप में इन्हें विकसित किया या कहाँ से लेके आए, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो मराठा समुदाय में ये क्या थे, गौरिल्ला, आपको ध्यान रखना है कि गौरिल्ला जो है इनकी वार करते थे तब आया। और एक महाभारत का ध्यान रखना है कि महाभारत में अर्जुन ने इनको लेके आया, भर्रू नाम की जो घास होती है उससे मंत्रोच्चारण से इनको डेवलप किया, इनको बनाया। तो ये भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जो मराठा है, वो मराठा ने तो ये काम किया ही किया, इनको लेके आया, और जो महाभारत में हुआ वो भी काम हुआ। ये मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं, अगला क्वेश्चन बन सकता है कि इनके स्थान क्या क्या होंगे। तो मध्य प्रदेश में इनके स्थान है, वो है आपका छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा एक खूबसूरत जिला है, छिंदवाड़ा में, और दूसरा जबलपुर में। छिंदवाड़ा और जबलपुर दो जगह मिलते हैं, लेकिन विशेषकर छिंदवाड़ा की तामिया करके एक तहसील है। तामिया तहसील में 20 से 25 किलोमीटर की दूरी में पतालकोट, पतालकोट नाम स्थान, एक जगह का नाम है पतालकोट, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। पतालकोट के नाम से एक ट्रेन भी चलती है जो छिंदवाड़ा से लेकर दिल्ली तक जाती है। तो वो इसी के अनुसार या इसी जगह के नाम के अनुसार उस ट्रेन का नाम रखा गया पतालकोट, ये भी आपको ध्यान रखना है। तामिया में स्टार्टिंग होती है, तामिया बिग ब्लॉक है, बहुत पिछड़ा ब्लॉक है तामिया, आदिवासी क्षेत्र है। वहां पर ये 20 से 25 किलोमीटर तामिया के अंदर घने जंगलों में ये पतालकोट नामक स्थान में रहते हैं। अब ये रहते हैं, उनका मैं एक चीज बता दूं कि ये जो जगह है पतालकोट में, तो वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और ये जो जो जगह है,
उसकी जो गहराई है, यानी यहाँ जो चारों तरफ बड़ी-बड़ी पहाड़ियाँ हैं, उसमें जो गहराई है वो लगभग मानते हैं कि 1200 फीट इनकी गहराई है। और ये 1200 फीट में जब गहरे में रहते हैं, तो ऊपर आने में बड़ी समस्या होती है, तो ये अपना जीवन स्तर नीचे जीते हैं, जिसमें जंगल से बने हुए उत्पाद इत्यादि वगैरह जी संग्रहित करते हैं और उन्हीं से अपना जीवन यापन जीते हैं। कुछ जो उत्पाद होते हैं, वो या तो वो मार्केट में लाके बेच देते हैं, जिससे वहाँ के जो व्यापारी होते हैं, इनसे बड़ा मोटा धन कमाते हैं, क्योंकि बेचारे वास्तविक मूल्यांकन नहीं कर पाते समाज का कि किस तरीके की महँगाई है और किस तरीके की चीज़ों को हमें लाके बेचना चाहिए। तो जो सामान वो जंगल से लेके आते हैं, उनको बड़े सस्ते दामों में व्यापारी खरीद लेते हैं। अगर ₹10 की चीज़ है, तो वो ₹5 में खरीद लेंगे या ₹2 में खरीद लेंगे और उससे फिर ₹50 ₹60 में महँगे रेट में व्यापारी बेच देते हैं। तो इनका बड़ा शोषण हो रहा है उस क्षेत्र में। तो ये जो है, ये जगह पतालकोट तामिया में आता है और तामिया में कहते हैं कि ये जो स्थान है पतालकोट, वहाँ पे सुबह 9 बजे सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय जो होगा 9 बजे होगा और यहाँ पर 3 बजे जो होता है वो सूर्य अस्त हो जाता है, यानी डूब जाता है। यानी सुबह 9 बजे अस्त हो रहा है और शाम को 3 बजे डूब रहा है, तो इनके पास समय भी बहुत कम होता है। उतने ही समय में अपन को खेती करना है, उतने ही समय में दैनिक दिनचर्या से संबंधित पूरे काम को अपना संपादित भी करना है। ये सारी चीज़ें इनके साथ है, इसलिए पिछड़ापन का इनका कारण है। तामिया से 20 से 25 किलोमीटर पे दूरी पे ये रहते हैं। और इनके स्थान को पूछेगा कि निवास स्थान को क्या कहते हैं, तो निवास स्थान को ये गाँव कहते हैं। सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? गाँव कहते हैं। गाँव की संख्या पूछेगा तो 12 गाँव हैं। पुराने समय में कहते हैं कि यहाँ पर 23 गाँव थे। उन 23 गाँवों में कुछ गाँव ऐसे थे जहाँ पर 2 या 4 घर थे। उन घरों को ये कहते हैं ढाना। तो घर की बात होगी तो घर को कहते हैं ढाना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि घरों को क्या कहते हैं? तो ढाना कहते हैं। तो 23 गाँव थे, 23 गाँवों में कुछ गाँव अभी विघटित हो गए हैं, अब उनकी अस्तित्व समाप्त हो गए हैं। जो गाँव की संख्या प्रॉपर बची है वो 12 गाँव है, जो आज भी इन्हीं चारों पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। यहाँ पर जो जीवन है वो लोगों का बड़ा खराब है, क्योंकि यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, यहाँ पर रोडों की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, सीढ़ियों के माध्यम से उतरते थे, सीढ़ियों के माध्यम से ही चढ़ते थे। पहले तो सीढ़ी भी नहीं थी, अभी तो मध्य प्रदेश सरकार ने सीढ़ी भी यहाँ पर डेवलप कर दी है। बिजली के लिए सोलर पैनल इनके घरों में लगा दिए गए ताकि बिजली का भी ये समुचित मात्रा में प्रयोग कर पाएँ, लेकिन सिंचाई के लिए अभी भी इनके पास पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। खेती के जो पुराने तरीके हैं वो ही उपलब्ध चल रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह वहाँ जा नहीं सकते, तो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते नहीं हैं। बैल, बक्खर इत्यादि से जितना हो पाता है उतना ही कर पाते हैं, इससे ज़्यादा इनके पास कुछ होता नहीं है। खाने में ये लोग पेज का इस्तेमाल करते हैं, तो जो पेज खाने में जो है इनका मुख्य भोजन जो होता है, मुख्य भोजन, ये क्वेश्चन बनेगा कि मुख्य भोजन क्या है? तो खाने में पेज का इस्तेमाल करते हैं और पेज जो बनता है, जो मोटे अनाज से बनता है। मोटे अनाज में हो जाएगा मक्का, मक्का के बाद में बाजरा, बाजरा के बाद में ज्वार और ज्वार के बाद महुआ। महुआ ये जंगल से प्राप्त कर लेते हैं। महुआ जंगल से मिल जाता है और उसे सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद उसे दलिया के रूप में थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो अपनी भोजन की जो ज़रूरतें हैं पूरी कर पाएँ। पुराने समय में इनके जो लोग हैं वो ये ऐसा बताते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो गेहूँ का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि वो ये बताते थे कि जो गेहूँ होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वो मोटे अनाज के रूप में अन्य फसलों का उपयोग करते थे। रोटी जो होती थी वो इन ये किस किस चीज़ की रोटी बनाते थे? जो आम होता है, आम के जो बीज होता है उसके अंदर जो व्हाइट कलर का निकलता है बीज, उसको ये पीस के रोटी बनाते थे। ये पुराने समय में होता था, अभी तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा पर्याप्त इनको सुविधाएँ दी जा रही है, संरक्षण दिया जा रहा है। तो यह सारी चीज़ें वर्तमान में संचालित हैं। पुराने समय में ये चीज़ें होती थी, जब इनका जो अस्तित्व था बड़ा दिक्कत वाला था, बड़ा चुनौतीपूर्ण था सामाजिक जीवन, और ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर के दिक्कत या परेशानी में जूझते थे। अगला ये जनजाति में ये पूछेगा कि इनकी जनजाति जो है ये गौंड जनजाति को अपना बड़ा भाई मानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, किसे अपना बड़ा भाई मानते हैं? तो जो गौंड जनजाति के लोग हैं इसे बड़ा भाई मानते हैं। लेकिन ये उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा एक परिवार के रूप में होना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप को अलग-थलग रखते हैं। सामाजिक जो इनकी परिस्थिति है वो भी अलग-थलग ये अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं। और एक इस क्षेत्र में बड़ी कोटेशन फेमस है इन लोगों के द्वारा कही गई है कि हमारे यहाँ रोटी चलेगी गौंड लोगों के साथ, लेकिन बेटी नहीं चलेगी।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रोटी तो साथ में खा लेंगे, लेकिन आपस में जो वैवाहिक संबंध होंगे वो स्थापित नहीं कर पाएँगे। तो ये भी बड़ी चुनौती का विषय है। साथ ही एक फैक्ट और याद रखना है कि 1981 में एक सेंसस हुआ था, 1981 में एक जनगणना हुई थी जिसमें इनको जंगलियों का जंगली कहा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जंगली का जंगली किसे कहते हैं, कुछ जनजाति को कहते हैं, तो आपको जंगली का जंगली जो है वो आपको भारिया जनजाति को कहते हैं। और कब कहा गया, कब ये नाम टाइटल में आया और किसने दिया, तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने दिया। हम नहीं कह रहे हैं, हमारे द्वारा ये शब्द नहीं बोले गए हैं, ये भारत सरकार का गृह मंत्रालय की 1981 में रिपोर्ट आई थी जब इन्हें जंगलियों का जंगली कहा गया था। क्यों कहा गया था? लैक ऑफ एजुकेशन के कारण। इसलिए लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन के लिए इन्हें क्या कहा गया? जंगली का जंगली, क्योंकि इनके पास एजुकेशन उस समय पर्याप्त मात्रा में थी नहीं। बाद में इन्हें जब हमें अति पिछड़ी जनजाति इन्हें घोषित कर दिया, इसके बाद जो है इन समुदाय के जो बच्चे पढ़े लिखे हो जाते हैं थोड़े बहुत, उन्हें सरकार आरक्षण दे के अच्छी पोस्टों में अच्छी जगह पहुंचा देती है, जिनका उनका सामाजिक जीवन या और दूसरे तरीके की चीजें ठीक तरीके से सुधर पाए। इस तरीके की चीजें को ये लोग सम्मिलित कर लेते हैं। तो गौंड जनजाति को ये अपना बड़ा भाई मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि बड़ा भाई किसको मानते हैं? बड़ा भाई कहते हैं गौंड जनजाति को। लेकिन जो पतालकोट है, इसमें आपको ध्यान रखना फैक्ट कि पतालकोट में सिर्फ भारिया नहीं मिलते, गौंड भी मिलते हैं, यानी इनके साथ गौंड भी रहते हैं। तो बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ भारिया जनजाति के लोग रहते हैं, भारिया के अलावा दूसरे नहीं रहते। तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे भाइयों के साथ गौंड भी रहते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। कुछ गौंड जो है वो यहाँ से ऊपर आ गए हैं। सरकार ने प्रयास किया कि भारिया की जनजाति के लोग भी ऊपर आके रहें, और बहुत सारे मकान बना के, पक्के मकान बना के सरकार ने दी। लेकिन इनको वहाँ का परिवेश, बाहर का परिवेश ठीक नहीं लगा, तो ये वापस अपनी दुनिया में चले गए, अपनी जगह चले गए। इसलिए यहाँ पर पतालकोट नाम दिया गया, पतालकोट। पतालकोट से एक और इतिहास याद रखना है कि जो मेघनाथ था, रावण का लड़का था मेघनाथ, वो इसी रास्ते से यहीं पर से पतालकोट या पताल गया था, तो इसलिए इस जगह का नाम पतालकोट हो गया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है कि जो पतालकोट है, पतालकोट का नाम पतालकोट कैसे पड़ा? तो मेघनाथ का जो लड़का है वो यहीं से पताल गया था, इसलिए पतालकोट इस जगह का नाम रखा है। तो गौंडों को बड़ा भाई कहते हैं, लेकिन गौंडों के साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर पाते। साथ ही जंगलियों का जंगली कहा गया, लैक ऑफ एजुकेशन कहा गया, और कब कहा गया? 1981 में कहा गया है। अगला इनकी उपजाति की बात होगी कि इन जातियों की उपजाति क्या है। यानी एक जाति तो है भारिया, लेकिन ये सरनेम अलग अलग लिखते हैं। तो उपजाति का क्वेश्चन आएगा, तो उपजाति में आपको बताना है कि इनकी भूमिया जो होती है वो एक पहली उपजाति होती है, भूमिया। दूसरी उपजाति होती है भूइधर, भूइधर, और कुछ कुछ पुस्तकों में भूइधर आता है, कुछ पुस्तकों में भूइहर आता है। भूइहर, भूइहर, कुछ में भूइधर, कुछ में भूइहर, लेकिन दोनों एक ही है, अलग अलग काउंट नहीं करना है। अगला है पौड़ी। पौड़ी जो है यहाँ की तीसरी जो है उपजाति है। तो यहाँ की उपजातियां आपने देखा। उपजातियों के साथ में हम विवाह की बात करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार के विवाह होते हैं या किस प्रकार के विवाह का यहाँ पर चलन है। तो पहला विवाह है मंगनी विवाह। मंगनी विवाह ये करते हैं। दूसरा विवाह है लम सेना, लम सेना विवाह। और तीसरा विवाह है विधवा विवाह, विधवा विवाह। और चौथा विवाह आपका आएगा यहाँ पर राजी बाजी, राजी बाजी विवाह। अब देखेंगे कि क्या होगा कि जो मंगनी विवाह होता है, इसमें जो वधु पक्ष होती है या वर पक्ष होता है, तो कोई भी एक पक्ष जो होता है सामने वाले पक्ष के यहाँ रोटी लेकर जाता है। अगर वो रोटी सामने वाले पक्ष ने स्वीकार कर ली तो रिश्ता पक्का, और अगर स्वीकार नहीं की तो रिश्ता कैंसिल। तो ये मंगनी विवाह में होता है। लम सेना विवाह में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि लम सेना विवाह वो होता है जिस विवाह में जो वर होता है वो वधु के यहाँ रहना प्रारंभ कर देता है। तत्पश्चात वधु के पक्ष परिवार वालों को लगता है कि ये जो लड़का है हमारी लड़की के लिए बहुत बढ़िया है और विश्व में दूसरा लड़का इसके सिवा हो नहीं सकता। ऐसे विवाह को लम सेना विवाह कहते हैं। अगला विवाह विधवा विवाह होता है, यानी जो वर होता है वो किसी कारण से उसकी विवाह के उपरांत मृत्यु हो जाती है। इसके बाद लड़की का विधवा विवाह कर दिया जाता है, पुनर्विवाह कर दिया जाता है। तो विधवा विवाह आपको ध्यान रखना है। राजी बाजी विवाह क्या होता है? राजी बाजी विवाह मतलब लड़का राजी और लड़की राजी, तो क्या करेगा काजी। तो यही यहाँ पर पता चलती है कि राजी बाजी विवाह में लड़की राजी होती है और लड़का राजी होता है और दोनों विवाह कर लेते हैं, तो राजी बाजी विवाह होता है।
तो बहुत सारे लोगों तो यही संकोच में बैठे हैं कि काश हम भी राजी बाजी विवाह कर लेते, क्योंकि समाज में अभी यही प्रचलन में है, राजी बाजी विवाह होना भी चाहिए, क्योंकि गुण मिलने चाहिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, दिल मिलने चाहिए ये महत्वपूर्ण है। जिसके दिल मिल गए तो वो राजी बाजी विवाह, और गुण ही गुण मिला के देख लिए कि 36 से 36 गुण मिल गए, विवाह कर लिए। जब लड़की घर आई तो पता चला कि एक भी गुण नहीं मिल रहे हैं, लड़की दक्षिण तो लड़का पूरब या उत्तर। तो इस तरीके की चीजें होती है भाई, समाज में विवाह विवाह बहुत चुनौतीपूर्ण विषय है, इसमें बड़ी दिक्कतें होती हैं। अगला हम देखेंगे कि इस भारिया जनजाति के पर्व और त्योहार कौन-कौन से होते हैं। पर्व और त्योहार कौन-कौन से मनाए जाते हैं। पर्व और त्योहार में साधारणतः हिंदू समाज में या हिंदू वर्ग में जो पर्व त्योहार मनाए जाते हैं वही होते हैं, तो आपको दीपावली रखना है। दीपावली मनाई जाती है, दीपावली के साथ दीपावली मनाई जाती है, दीपावली के साथ होली मनाई जाती है। होली के बाद आपको पोला मनाया जाता है। तीसरा आपका हो जाएगा पोला। पोला के बाद ये लोग कर्मा कर्मा त्योहार भी मनाते हैं। तो इस तरीके के त्योहार होते हैं, दीपावली होती है, पोला होती है, कर्मा होते हैं, तो इस तरीके के त्योहार इनके समाज में मनाई जाती है। दीपावली तो सब लोग समझते हैं क्या होती है, होली भी सब लोग समझते हैं। पोला क्या होता है? पोला वो त्योहार होता है जिसमें ये गाय, बैल, भैंस की इत्यादि की पूजा करते हैं, गैड़ी बनाते हैं। गैड़ी जो होती है वो बाँस की बनाई जाती है, जो चलने के लिए प्रयोग करते थे कीचड़ में लोग। तो उसकी पूजा करते हैं और साथ में ठेठरा बनाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना है कि ये जो लोग हैं, इस भारिया जनजाति के लोग ठेठरा बनाते हैं। ठेठरा किससे बनाते हैं? महुए से बनाते हैं, क्योंकि स्थानीय रूप रूप में इनके पास दूसरी चीजें होती नहीं है, तो महुए के ठेठरे बना के खाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पोला इनका होगा, कर्मा इनका होगा। कर्मे के बाद इनका नवाखानी जो होगा वो भी होता है, नवाखानी। नवाखानी में क्या होता है? गोंड जनजाति में मैंने पढ़ाया था कि नवाखानी में जो फसल आती है उसका नया खाते हैं, इसलिए नवाखानी मनाते हैं। तो ये इनके विवाह की है। अगला इनका नृत्य पूछेगा कि नृत्य क्या होगा, तो नृत्य में इनका ध्यान रखना है, प्रथम भाड़म नृत्य है, भाड़म के साथ में दूसरा नृत्य इनका कर्मा नृत्य है, कर्मा के साथ सैतम नृत्य है, और सैतम के साथ में सैला नृत्य है। यानी वो सब नृत्य हैं जो अन्य जनजाति मनाते हैं, लेकिन भाड़म जो नृत्य है ये अलग नृत्य होता है। भाड़म नृत्य ये लोग जो ढोल होता है, ढोल के चारों तरफ स्त्री और पुरुष डांस करते हुए भाड़म नृत्य मनाते हैं। कर्मा भी यही नृत्य होता है, कमर में हाथ रख करके स्त्री पुरुष कमर में हाथ रख के एक ढोल बजाने वाला होता है, और उस ढोल बजाते हुए गीत गाते हुए आसपास चारों तरफ ये नृत्य करते हैं। सैतम नृत्य भी इसी तरह की है, विवाह के उत्सव में किए जाने वाला नृत्य जो होता है वो सैतम नृत्य कहलाता है। सैला नृत्य वो होता है जिसमें ढोल होता है, ढोल के साथ साथ पुरुष प्रधान नृत्य होता है सैलम नृत्य, और ढोल के आसपास पुरुष घूमते-घूमते सैरा गीत गाते हुए, हाथों में छोटी-छोटी लकड़ियाँ लेते हुए नृत्य करते हैं, ये सैरम नृत्य होते हैं। तो नृत्य हमने देख लिए, पर्व त्योहार देख लिए, विवाह देख लिए, उपजातियाँ हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि इस जनजाति की और क्या विशेषताएँ हैं जो हमारे क्वेश्चन के लिए बहुत उपयोगी होंगी। और यकीन मानिए अगर उन क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे या नोट करेंगे तो आपको किसी दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या कोई पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे हम देखते हैं इनके जो देवता होते हैं वो कौन-कौन से देवता होते हैं। तो पहला होता है इनका बूढ़ा देव। बूढ़ा देव गोंडों का भी देवता होता है, ये भी आपको मैंने गोंड जनजाति में पढ़ाया था। तो बूढ़ा देव होता है। दूसरा आपका दूल्हा देव होता है। लगभग-लगभग वही सब देवता होते हैं। दूल्हा देव के बाद ये नाग देव की पूजा करते हैं, तो नाग देवता भी इनके देव है। और आगे इनका भीम देव भीम देव भी देवता होता है। बूढ़ा देव विवाह के अवसरों में इनकी पूजा की जाती है, और विवाह के बाद जो फसल होती है, फसल को बोते समय इनकी पूजा करते हैं बूढ़ा देव की। साथ ही साथ दूल्हा देव होता है, नाग देव यानी नागों की पूजा की जाती है, और भीम देव यानी जो कौरवों के भाई थे भीमसेन, उनके जो देवता हैं वो उनके उनके जो भाई थे उनकी भी पूजा करते हैं भीमदेव की। ये भी फैक्ट आपको साथ में याद रखना है कि इनके जो देवता हैं बूढ़ा देव, दूल्हा देव, नागदेव और भीमदेव। अगर 11 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये सारी आपको विशेषताएं एक दर एक लिखनी पड़ेगी। अगर नहीं लिखेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। अगली इनकी भाषा आएगी कि इनकी भाषा कौन सी है। भाषा कौन सी है इनकी भाषा, तो भाषा है इनकी भरनोटी। कौन सी? भरनोटी। भरनोटी ये बोलते हैं, भरनोटी। भरनोटी भाषा में
विशेष आपको जो गुजरात के क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है, गुजरात और राजस्थान को मिलाकर जो बोली बोली जाती है, वही भरनोटी बोली के अंतर्गत आएगी, यानी उससे मेल खाती है, उससे अलग नहीं होती है। उसी प्रकार की हिंदी भी, अगर आप सामान्य भाषा में हिंदी आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वही हिंदी के प्रयोग शब्द रहते हैं, लेकिन थोड़ा-सा बोलने का एंसेस्ट अलग हो जाता है भरनोटी भाषा में, कोई दूसरे शब्द नहीं होते। तो भरनोटी इनकी विशेष भाषा है। भाषा के साथ-साथ ये हिंदी भी समझते हैं और हिंदी भी बड़ी अच्छी बोलते हैं। हिंदी भी बोलते हैं, हिंदी भी समझते हैं और हिंदी को जानते हैं। अभी तो इंग्लिश भी समझने लगे हैं, क्योंकि इनके यहाँ टूरिस्ट बड़े जाते हैं। टूरिस्ट का ये है कि वीडियो बनाने जाएँगे, ब्लॉगिंग बनाने जाएँगे। अब ये जनजाति इतनी ज़्यादा उनसे दुखित हो गई है कि इनको देख कर के दरवाज़ा लगा लेती है, क्योंकि ये उनके पूरे परिवार की एक-एक की फ़ोटो दिखाएँगे, उनके चूल्हे-चौके तक घुसेंगे, उनकी कप रहन-सहन के कपड़े, उठने-बैठने की जगह, सब चीज़ दिखाने का प्रयास करती है। तो ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 8 बार, 10 बार होता है, फिर आदमी को गुस्सा आने लगता है, तो फिर वो चिढ़ने लगता है। यहाँ पर शोध संस्थान की चीज़ें भी जाती हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं जनजातियों पे, जो बच्चे जो पीएचडी कर रहे हैं, तो वो रिसर्च करते हैं जनजातियों में, तो यहाँ पर वो बच्चे भी पहुँचते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की परमिशन होती है, विशेष अलावेंस उनको दिया जाता है, बहुत सारी सुविधाएँ उनको मिलती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरी चीज़ ने है नहीं, लेकिन अब टूरिस्ट डेवलप किया जा रहा है कि टूरिस्ट में ये यहाँ के लोगों के साथ जो है, मध्य प्रदेश सरकार एक समझौता करने वाली है और कुछ प्लेसेस चिन्हित किए जा रहे हैं। उन प्लेसेस में ये लोग या तो होटल जैसी सुविधाएँ प्रदान करेंगे स्थानीय लोग, तो वहाँ पर रह के 2, 4, 8 दिन जो लोग जा रहे हैं घूमने के लिए हिल स्टेशन के रूप में, वो यहाँ पर जाएँ और घूमें, तो यकीन मानिए इस जनजाति के साथ जब आप रहेंगे तो आप एक अलग दुनिया में अनुभव करेंगे अपने आप को। क्योंकि चारों तरफ जंगल और जंगल के बीच में शुद्ध हवा, जिसमें 0% आपको किसी भी प्रकार का कोई कोई आपको हानि नहीं होगी, आपके स्वास्थ्य को, आपकी श्वास लेने की या आपके फेफड़ों में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो इनके साथ प्रमुख रूप से देखने को मिलेगी और इस जनजाति में आपको जाना चाहिए। और अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं कि एक बार कहीं पे जाएँ, तो मैं ये रिकमेंडेड करूँगा कि आप इस यहाँ पर जाएँ, आपको एक अलग ही अनुभव होगा। तो इत आज तक अभी ये वीडियो में जो है इतना ही है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं इस जनजाति के। आगे अगर कुछ होगा तो हम आपको समय-समय में ज़रूर अपडेट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। अगर चैनल में आप अच्छा लगा वीडियो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।